देश में नई राजनीति की शुरुआत, तमिलनाडु से ये खबर है। जिस तरह से यूजीसी का विरोध प्रदर्शन हुआ और वोट बैंक का कैलकुलेशन वोटर लिस्ट के हिसाब से या मतदाता के हिसाब से कौन किससे कास्ट के कितने वोटर है उस हिसाब से अपना चालू हो गया है। दिलचस्प ये है कि मैं बात कर रहा हूं तमिलनाडु का। तमिलनाडु के जो 4 प्रमुख पार्टियां हैं, डीएमके, एआईडीएमके, बीजेपी, कांग्रेस, एक भी ब्राह्मण मतदाताओं को वोट इलेक्शन में टिकट नहीं दिया है। अब इसको आप देश के अगर नजरिए से देखें तो ये शुरुआत हुई है तमिलनाडु से। आने वाले समय में इसका आपको व्यापक रूप से पूरे देश में अमली जामा पहनाया जाएगा। यूजीसी का विरोध जिस हिसाब से आपने किया तो उसका कहीं ना कहीं राजनीतिक बदला आप समझ सकते हैं कि पार्टियों ने आपसे दरकिनार करना शुरू कर दिया है। आप जयललिता मुख्यमंत्री रही हैं 6 बार। अगर मेरा अनुमान है, अगर नीतीश कुमार के बाद सबसे ज्यादा कोई मुख्यमंत्री रही होंगी तो करीब करीब 6 बार वो मुख्यमंत्री बनी है और वो खुद ब्राह्मण से थे। और इतने सालों तक ब्राह्मण का मुख्यमंत्री होते हुए उस राज्य में आज ब्राह्मण को एक भी सीट नहीं, एक भी टिकट नहीं। ये यूजीसी का प्रभाव समझिए, या आने वाला देश में जो आने वाली राजनीति है वो किस तरह करवट ले रहा है उसके तरफ भी आप समझ सकते हो कि हो सकता है आगे आने वाले आपको ये शुरुआत भले तमिलनाडु से हुआ हो लेकिन दिखेगा सही। इसको पूरे देश में आज या कल आपको इसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। और जिस हिसाब से राजनीतिक पार्टियां ये कास्टिज्म को लेकर के और वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में देश का विभाजन करना शुरू कर रही हैं, आने वाले समय में इसके दूरगामी परिणाम अपने को देखने को मिलेगा। 3.5 दशक में पहली बार ऐसा हुआ है कि तमिलनाडु में इस तरह से ब्राह्मणों को दरकिनार किया गया है, जबकि उनका तकरीबन वोट शेयर 3% के आसपास है। हालांकि ये भी सही है कि कुछ जो लोकल पार्टियां हैं उन्होंने कुछ कुछ जगहों पे टिकट दिया है, लेकिन जो प्रमुख 4 एआईडीएमके, डीएमके और बीजेपी और कांग्रेस, इन लोगों ने एक भी टिकट नहीं दिया है। अब एआईडीएमके जिसके जयललिता मुख्यमंत्री थी उसमें कुछ कारण ये भी है कि जयललिता जी के डेथ के बाद ब्राह्मणों का, वो राजनीतिक विश्लेषक ऐसा मानते हैं कि ब्राह्मणों का जो वोट बैंक था वो बीजेपी की तरफ झुकी थी और बीजेपी की तरफ झुकी थी और बीजेपी ने जिस हिसाब से इनके साथ कार्यक्रम किया है वो आपके सामने ही है। एक भी सीट ब्राह्मणों को नहीं मिला है। मैं यूजीसी का चर्चा इसके लिए कर रहा था कि यूजीसी, आप मानो या न मानो, आपको लगे या न लगे, सवर्णों के द्वारा आंदोलन किया जाए या करेंगे वो चलता रहेगा, लेकिन राजनेताओं की मजबूरी आप ये समझिए, या राजनीतिज्ञ जितने भी हैं उनका अपना कैलकुलेशन है कि वोट बैंक में वोट परसेंटेज को उनको विशेषता या महत्व या इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। और इस कारण से ये शुरुआत देश के लिए प्रयोग समझिए या आने वाले चुनाव का तैयारी समझिए, ये शुरुआत हुई है तमिलनाडु से। और हो सकता है ये खास करके कांग्रेस और बीजेपी के लिए, एआईडीएमके क्योंकि रीजनल पार्टियां हैं, उतना प्रभुत्व है नहीं देश में, तो एआईडीएमके और डीएमके को अगर आप इग्नोर भी कर देंगे हम लोग, तो भी बीजेपी और कांग्रेस जिस हिसाब से बिना, क्योंकि ये देश लेवल पे काम करते हैं और देश लेवल पे इनके कार्यकर्ता हैं, उसमें सवर्ण भी है, ओबीसी भी है, और बीजेपी का तो कोर वोटर ही सवर्ण का था। तो यूजीसी के बाद जिस हिसाब से करवट लिया है समय ने, तो आप यकीन मानिए आज नहीं तो आने वाले कुछ समय में ये पूरे देश में आपको, क्योंकि अगर मैं बात करूं बीजेपी और कांग्रेस जो देश की प्रमुख 2 पार्टियां हैं, अगर उन्होंने आपको टिकट एक भी नहीं दिया है तो उसके कुछ राजनीतिक मायने या दूरगामी प्रभाव इसके आपको जरूर दिखेंगे। नमस्कार, मैं मिथिलेश।
मैं चाहता हूं इस पे आप अपने अपने कमेंट दे। हो सकता है मेरा एनालिसिस गलत हो, कि दूरगामी प्रभाव न हो, चूंकि उस राज्य को लेकर के सिर्फ उस मतदाता को देख करके उन्होंने ये निर्णय लिया, ये भी हो सकता है। लेकिन मेरा अपना कैलकुलेशन है कि ये आप मानो या ना मानो, आपको आने वाले समय में देश के जितने भी अलग अलग राज्य हैं उसमें भी ये खेला आपका दोहराया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये कुछ जानकारी अच्छा लगा रहेगा, और आप अपने अपने कमेंट जरूर दीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।